मैं कुणाल साहिल। आप अभी मेरी लिखी कहानी भंवर पार्ट 2 सुन रहे हैं। इस कहानी को पूरा समझने के लिए इसका पार्ट 1 जरूर सुनें। मुझे आशा है आपको पसंद जरूर आएगा, विशेष आपकी चॉइस भी मायने रखता है। बेटी, मैं तुझे ये सब बताना नहीं चाहती थी, लेकिन परिस्थितियाँ उस जगह पर लाकर हमें खड़ा कर दिया है जिसके कारण तुम्हें बताना जरूरी है। लता की आंखों से आंसू मोती की तरह बहने लगे थे। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं भी तुम्हारी तरह ही छोटी छोटी कपड़े पहना करती थी। ज़्यादातर मिनी स्कर्ट, टाइट टी शर्ट, टाइट फिटिंग जीन्स पैंट। जो भी नया ड्रेस टीवी सीरियल या सिनेमा में या फैशन में देख लेती, वो ड्रेस उसी दिन मेरे लिए आ जाती थी, क्योंकि मेरी माँ नहीं थी जो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान देती, हमें डांटती या मना करती। मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी नहीं की। उन्हें डर था जो नई माँ आती वो हमें प्यार करती या नहीं। इसी कारण वो मेरे देखभाल के लिए एक आया रखे थे, लेकिन वो भी बेचारी मेरे डर से कुछ नहीं बोलती थी। अगर जिस दिन वो हमें मिनी स्कर्ट या सेक्सी ड्रेस पहनकर बाहर जाते देख लेती तो हमें जरूर मना करती, लेकिन मैं उनकी बातें सुनती कहाँ थी। उल्टा मैं उन्हें ही डांट कर हटा देती। उन्हें अक्सर ये एहसास करा देती कि वो एक आया है, मेरी माँ नहीं। लेकिन वो फिर भी मेरे बातों का बुरा नहीं मानती और हमें समझाती रहती, बेटी ऐसे कपड़े अच्छे घर की बहू बेटियां नहीं पहना करती हैं। बेटी, नारी जितने कपड़े में ढकी रहती है उतना ही अच्छा लगती है। नारी कपड़े के लिए ही बनी है, बिना कपड़े की नारी शोभा नहीं देती है। लेकिन उनकी बातें मेरे समझ में कहाँ से आती, क्योंकि मैं बचपन से ही आज़ाद किस्म की और बहुत जिद्दी लड़की थी। माँ नहीं होने के कारण पापा भी हमें किसी काम के लिए कभी नहीं रोका। जो मैं बोल देती थी वही फाइनल था। जितना रुपया चाहिए ले लो, नहीं कोई हिसाब मांगने वाला था और न कोई पूछने वाला। कॉलेज के दोस्तों के साथ मैं रात के 12-12 बजे तक होटल और क्लबों में मौज मस्ती करना मेरी हॉबी हो गई थी। मैं एक फ्री माइंड की लड़की होने के कारण लड़कों से मैं कोई परहेज नहीं रखती थी। जो भी दोस्त पार्टी के लिए इन्वाइट करता तो मैं ना नहीं करती, क्योंकि मेरे दिल में किसी भी तरह की गलत भावनाएं नहीं थी। सभी को मैं अपना दोस्त समझती थी, लेकिन हमें क्या पता था ये दुनिया भेड़ियों से भी ज़्यादा खतरनाक है, जो मेरी ज़िंदगी में एक दिन आग लगा देगी। एक दिन की बात है, आसमान में चारों तरफ काले बादल छाए हुए थे। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला था। कभी कभी बिजली की कड़कड़ाहट से थोड़ी रोशनी फैल जाती थी। धीरे धीरे ठंडी हवाएं चल रही थी। उस दिन की मौसम इतनी सुहानी लग रही थी, मेरा दिल चाहता था वहीं रास्ते पर रुक जाए, लेकिन मैं फिर भी धीरे धीरे अकेली चलती रही। ऐसा लग रहा था कि बारिश की बूंदें कभी भी आकर हमें छू लेगी। आसमान में बादल बार बार गरज रहे थे। अब धीरे धीरे बारिश की छोटी छोटी बूंदें भी पड़ने लगी थी। गर्मी ज़्यादा होने के कारण बारिश की बूंदें जब शरीर पर पड़ती तो शरीर में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देती थी। मुझे उस समय बहुत ही आनंद आ रही थी। मैं धीरे धीरे अपनी कदम बढ़ाए जा रही थी। तभी अचानक बारिश की छोटी छोटी बूंदें बड़े बड़े बूंदों में तब्दील हो गई और देखते ही देखते बारिश तेज हो गई। मैं कहीं छुपने की जगह ढूंढ पाती कि इससे पहले ही बारिश इतना तेज हो गई, मैं कुछ ही क्षणों में बुरी तरह से भीग गई। कपड़ा बारिश के पानी से भीगने के कारण मेरे पूरे शरीर के अंग बाहर झांकने लगे थे। एक तो मैं ऐसी कपड़ा पहन रखी थी जिससे मैं अपने तन को मुश्किल से ही ढक पा रही थी। उस पे कपड़े भीग जाने के कारण मैं अपने शरीर के उभारों को छुपाने में असमर्थ थी। इसलिए मैं जल्दी जल्दी बड़े कदमों से घर की तरफ चलने लगी। तभी पीछे से कोई गाड़ी आने की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैं पीछे मुड़कर देखती, इससे पहले वो गाड़ी मेरे पास से होकर आगे बढ़ा ही था कि मैं उसे हाथ देकर रोकने के प्रयास की तो गाड़ी रुक गई। तब मैं उससे लिफ्ट मांगी, उसने मना नहीं किया। देखने में वो शरीफ आदमी लगा। मैं गाड़ी के अगले सीट पर ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गई। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। मैं अपने आप में सिमट कर बैठी थी। पूरे कपड़े भीग जाने के कारण हल्की हल्की ठंड सी लग रही थी। जब अचानक मेरी नज़र उसके तरफ गई तो वो मेरे तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहा था। मैं जब उसे देखी तब वो सामने देखने लगा। मैं उस पर ध्यान नहीं दी और मैं अपनी निगाहें उस पर से हटा ली, लेकिन उसने मेरे भीगे कपड़ों के अंदर से मेरे शरीर के अंगों को देख रहा था। मैं ध्यान नहीं दी, लेकिन जब दूसरी बार मेरी नज़र उस पर गई तो उसकी आंखों में मुझे वासना नजर आई। मैं और कुछ समझ पाती इससे पहले उसने अपनी गाड़ी के रुख सुनसान रास्तों की तरफ मोड़ चुका था। मुझे उसकी नीयत को समझते देर नहीं लगी। मैं उसे गाड़ी रोकने के लिए बोली तो वो सिर्फ मेरे भीगे अंगों की तरफ ही देखे जा रहा था। उस वक्त उसे मेरी कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। तब मैं बाहर अपनी मदद के लिए पुकारना चाही, लेकिन उस बारिश में
मैं चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाई, कोई दिखाई नहीं दे रहा था जिसे अपनी मदद के लिए बुलाती। मैं उसमें से कूदना चाही, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे सफलता नहीं मिल पाई। मैं उसके सामने बहुत रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन उस वक्त जैसे वो हैवान बन गया था। उस पर मेरे रोने गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हो रहा था। उसे तो सिर्फ मेरे भीगे कपड़ों के अंदर मेरे अर्धांग शरीर दिखाई दे रहे थे। उसके आंखों में तो जैसे वासना की भूत सवार हो गई थी। वो बिल्कुल हैवान बन चुका था। मैं उससे बचने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन तुम तो जानती हो, औरत आखिर औरत ही होती है। वो कितना भी चाहे तो मर्दों का सामना ज़्यादा देर तक नहीं कर सकती है, और नहीं चाहते हुए भी कुछ ही क्षणों में मैं अपना सब कुछ गंवा चुकी थी। मैं वहाँ से किसी तरह लड़खड़ाते हुए कदमों से बची हुई इज्जत को समेटकर घर पहुँची। घर में आया अम्मा मेरी स्थिति को देखकर उन्हें समझते देर नहीं लगी। वो मुझे अपनी बाहों में ले ली। मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और मैं रोने लगी। आया अम्मा, आज मैं अपना सब कुछ, और मैं बस इतना ही बोल पाई। मेरे आंखों में अश्कों की बाढ़ आ गई थी। आया अम्मा ने मेरी आंसू को पोंछते हुए बोली, बेटी, ये दिन ना देखना पड़े तुम्हें, इसीलिए मैं अक्सर मना करती थी, लेकिन तुम तो मेरी एक नहीं सुनती थी। पापा को जब पता चला, वो उसे गोली मारने के लिए उसके घर गए, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे बलात्कार के आरोप में दफ़ा 376 के तहत पकड़कर उसे बंद कर दिया। अदालत में उसकी पेशी हुई। दोनों तरफ के वकीलों में जिरह शुरू हो गई। मुझे भी अदालत में बुलाया गया। उस तरफ के वकील ने जिस तरह के सवाल मुझसे पूछ रहा था, उस समय मैं भगवान से दुआ कर रही थी, हे भगवान, मुझे मौत दे दे। जितना दर्द मुझे उस रात के हादसे में नहीं हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा दर्द मुझे उस वक्त हो रहा था। मैं भगवान से दुआ कर रही थी, जो मेरे साथ हुआ, भगवान न करे मेरी किसी बहनों के साथ ऐसा हो। अदालत में उधर के वकील जिस तरह के सवाल कर रहे थे, अगर मेरे हाथों में बंदूक होती तो मैं खुद को उसी वक्त शूट कर लेती। उस वक्त पापा का चेहरा झुका हुआ था। उनके आंखों से पानी टपक रहे थे। उन्हें देखकर मैं और टूट गई थी। उनके आंसुओं की जिम्मेदार मैं थी। काश मैं आया अम्मा की बात मानी होती तो आज मैं इस मोड़ पे खड़ी नहीं होती। उसी समय उस इंसान ने जोर से आवाज़ लगाई, वकील साहब, खुदा के लिए इस तरह के सवाल करके इस बेचारी को और दुख ना पहुंचाओ। जज साहब, ये गुनाह मैंने ही किया है, इसके लिए आप जो सज़ा हमें देना चाहें हमें मंजूर है, लेकिन खुदा के लिए आप ऐसी भद्दी सवालों को यहीं रुकवा दे। उस रात न जाने कैसे मैं अपनी होशो हवास खो बैठा। अब मैं और इनके इज्जत की धजिया होते नहीं देख सकता। इसके लिए आप मुझे उम्र कैद दें या फांसी, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन मैं एक बार इनसे नम्र निवेदन के साथ कहना चाहूँगा, मैं आपका गुनहगार हूँ। आप मेरे लिए जो सज़ा मुकर्रर करेंगी हमें मंजूर है। मैं उसे हंसकर कबूल कर लूँगा। मेरा गुनाह माफ़ी के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा आपसे आग्रह है, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। मैं आपका गुनहगार बनकर ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं उस रात आपको उस स्थिति में देखकर अपने आप को रोक नहीं सका, और ना चाहते हुए भी मैं अपने होशो हवास खो बैठा और अपने आप को मैं एक ऐसे गुनाह के दलदल में धंसाता चला गया जहां हम दोनों के लिए कभी सवेरा नहीं है। मैं जानता हूं एक नारी की इज्जत ही उसकी सबसे बड़ी गहना होती है, और मैं वो इतना ही बोलकर रो पड़ा था, और उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। उसके चेहरे से मुझे साफ नज़र आ रहा था, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो बुरा इंसान नहीं था, उस समय की हालात ने उसे बुरा बना दिया था। उसे देखकर मुझे दया आ रही थी, और उस रात अगर साक्षात भगवान कामदेव भी मुझे देख लेते तो उनकी भी नीयत डोल जाती। वो तो भला इंसान था। तभी जज साहब ने भारी भरकम आवाज़ में मुझसे कहा, देखो मिस लता, मेरे सवालों का जवाब जरा सोच कर देना। ये आपके ज़िंदगी का सवाल है। मैं अपने ज़िंदगी में पहली बार किसी से सलाह लेने जा रहा हूँ, वो भी तुम्हारी ज़िंदगी को मद्देनज़र रखकर। ये अनोखी केस होगी जिसमें एक जज ने इस तरह के फैसला देगा। तुम मेरी बेटी की तरह हो, और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ तुम एक पढ़ी लिखी और शिक्षित लड़की हो। तुम्हारे अंदर भारतीय नारी की सभी गुण मौजूद हैं। तुम अपना भला बुरा समझ सकती हो, इसलिए ये निर्णय मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। दफ़ा 376 के तहत इसे मैं 10 साल या उम्र कैद की सज़ा दे सकता हूँ। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी नज़र में इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। उस हॉल में बैठे सभी लोग एक दूसरे से कनाफूसी करने लगे, यह कैसा जज है। और उस समय सभी की निगाहें मेरी तरफ थी, ये जानने के लिए कि मेरा क्या फैसला होगा। मैं जज साहब से बोली, जज साहब, मैं एक भारतीय नारी हूँ, अपनी छवि मैं आज भी नहीं भूली। इतिहास गवाह है, नारी जाति तो शुरू से ही त्याग और बलिदान की मूर्ति रही है, तो मैं कैसे कठोर हो सकती हूँ। उस रात जो हादसा मेरे साथ हुआ उसमें हम दोनों का दोस्त था। जज साहब, आजकल की लड़कियाँ ज़्यादातर टीवी सीरियल और सिनेमा में जो देख रही हैं
उसे ही अपना रही हैं। वो धीरे धीरे अपनी भारतीय सभ्यता को भूलती जा रही हैं और पश्चिमी सभ्यता को अपनाती जा रही हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हमारी नारी जाति भारतीय सभ्यता में ही अच्छी लगती है। पश्चिमी सभ्यता तो उन लोगों को कुछ देर के लिए चकाचौंध कर एक ऐसी अंधेरी दुनिया की तरफ लिए जा रही है जहाँ उन लोगों के लिए कभी सवेरा नहीं है। मैं भी कुछ क्षणों के लिए ऐसे ही भंवर में खो गई थी, जिसका परिणाम आज मैं आपके सामने अपनी सब कुछ गंवा कर खड़ी हूँ। मेरी आया अम्मा अक्सर मुझे मना करती थी, लेकिन उनकी बातों को मैं कभी नहीं सुनी और आज मैं इस मोड़ पे खड़ी हूँ जहाँ से मेरे लिए सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। जज साहब, आपने हमें बेटी कहा है, इस नाते आप मेरे पिता समान हुए और एक पिता ये कभी नहीं चाहेगा उसकी बेटी एक को छोड़कर किसी दूसरे से शादी करे। इसलिए अगर हो सके तो मेरी शादी इनके साथ कर हम दोनों को एक सजा के रूप में ही एक होने की आशीर्वाद दें और इनकी सजा माफ़ कर दें। अगर इनको मेरे जैसे लड़की से शादी करने की इच्छा नहीं है तो भी मैं इनको अपनी तरफ से आज़ाद करती हूँ। ये मेरे तरफ से आज़ाद है और आपसे भी एक आग्रह है कि आप भी इनको कोई सज़ा ना देकर इन्हें आज़ाद कर दें। मैं अपनी केस वापस लेती हूँ। जज साहब ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम मिस लता से शादी करना चाहोगे? जज साहब, मेरा गुनाह माफ़ी के लायक तो नहीं है, फिर भी मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं मिस लता का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें माफ़ कर अपनी गलती सुधारने की हमें मौका दे रही हैं। आप जो भी हमें सज़ा देंगे वो कानून के नज़र में होता, लेकिन मिस लता का मैं फिर भी गुनहगार रहता और शायद ही मैं अपने आप को माफ़ कर पाता। जज साहब, मैं इतने लोगों के सामने मिस लता को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। अगर मिस लता को एतराज़ ना हो तो वो मेरे साथ अपने घर चल सकती हैं। ये मेरा सौभाग्य होगा। जज साहब, ऐसी पत्नी शायद नसीब वाले को ही मिलता है, बस मिलने का तरीका बहुत ही गलत है, जिसके लिए मैं जिंदगी भर पश्चाताप की आग में झुलसता रहूँगा। और वो अपनी आंखों के अश्कों को अपनी हथेली से पोंछने लगा। मम्मा, क्या वो डैड थे जो आपके साथ? रिहाना उदास होते हुए बोली। हाँ बेटी, लेकिन तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। पता नहीं उनको उस रात क्या हो गया था जो वो ये हरकत कर बैठे, लेकिन इनमें इनका कोई दोष नहीं था। उस रात कोई भी मुझे देख लेता तो उसकी भी नीयत फिसल जाती। ये कहो कि तुम्हारे पापा ने ही हमें देखा, नहीं तो किसी दूसरे ने देखा होता तो पता ना आज मैं कहाँ होती। इसलिए बेटी, मैं तुम्हें अक्सर मना करती थी, लड़कियाँ या औरत को अपनी सीमा कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में उन्हें ही जुल्म का शिकार होना पड़ता है। सॉरी मम्मा, मैं आपका बहुत दिल दुखा चुकी हूँ। आपसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं कोई फैशन नहीं करूँगी और मैं अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलूंगी। लता ने रिहाना के गालों को चूमते हुए बोली, मुझे पता था बेटी, तुम एक दिन खुद समझ जाओगी और अपने पापा की इज्जत को कभी मिटने नहीं दोगी। लता प्यार करते हुए रिहाना से पूछी, बेटी एक बात पूछे, सही जवाब दोगी? रिहाना लता के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, मम्मा आप विश्वास करें, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। क्या तुम राज से प्यार करती हो? लता ने रिहाना के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, नहीं मम्मा, राज मेरा केवल दोस्त है। मम्मा आप घबराओ नहीं, मैं शादी वहीं करूंगी जहां आप लोगों की मर्जी होगी। हाँ, एक दिन कॉफ़ी हाउस में राज अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन मैं उसे साफ शब्दों में मना कर दी थी। राज, हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती प्यार के कारण बदनाम हो। मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा के मर्जी के खिलाफ अपनी शादी नहीं कर सकती। मेरे घर वाले मेरी शादी जहाँ तय करेंगे मैं वहीं करूँगी, लेकिन मैं फिर भी अपने मम्मी पापा से तुम्हारे बारे में बात करूँगी। अगर वो तैयार हो गए तो फिर हमें कोई एतराज़ नहीं है। तुम भी अपने मम्मी पापा से बात करके देखो, ये शादी दोनों परिवार के मर्जी के बिना नहीं हो सकती है। लता ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुमने तो हमें बताया ही नहीं। क्या करती मम्मा, मुझे बेशर्मों की तरह खुद अपनी शादी की बातें करने में शर्म आती थी। कई बार मैं हिम्मत जुटाकर आपसे कहना चाही, लेकिन कह नहीं पाई। रिहाना, राज एक अच्छा लड़का है और वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। आज तुम्हारे जाने के बाद वो घर पर आया था, उसी ने बताया कि वो तुमसे और तुम उससे प्यार करती हो, लेकिन तुम ऐसा शर्त रख दी हो, वो बेचारा चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। रिहाना, क्या राज तुम्हारा सिर्फ दोस्त है या तुम भी उसे चाहती हो? अगर तुम राज से शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। रिहाना शर्मा कर अपनी चेहरा लता के गोद में डाल दी। लता तुषार से बात कर अपने सास ससुर को राज से शादी करने के लिए राजी कर ली। उधर राज के घर वाले भी इस शादी के लिए राजी हो गए और कुछ ही दिनों बाद मुस्कान की शादी हो गई। आप तो जानते हैं, हर लड़की को एक न एक दिन अपना घर छोड़कर पराए घर जाना ही होता है, और रिहाना भी सबको छोड़कर अपने ससुराल चली गई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ,
लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, तो मिलते हैं अगले स्टोरी के साथ।